एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस हब यूट्यूब चैनल में। चलिए आज कुछ नया शुरू करते हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, उसमें आज हम बात करेंगे हेनरी डेरोजियो की पोइट्री और उनकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, जब बात इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की आती है, उसके लिए दो किताबें जो ज़्यादा वेल एक्नॉलेज्ड हैं, जिन्हें प्रोफेसर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पढ़ने के लिए, उसमें है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश बाय KR श्रीनिवास अयंगर। काफ़ी अच्छी बुक है, राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक और किताब है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय MK नायक। तो आज का हमारा डिस्कशन डेरोजियो के बारे में जो होगा वो नायक की किताब से होगा, ठीक है। नायक में ये अच्छा लगता है मुझे कि थोड़े में ठीक ठाक कंटेंट दे देते हैं। ये साहित्य अकादमी से पब्लिश्ड है ये बुक, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय MK नायक। तो चलिए शुरू करते हैं डेरोजियो के बारे में। द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट ऑफ नोट, यानी जिसको हम याद रख सकें, ऐसा पहला कवि इंडियन इंग्लिश पोएट। पूरा नाम क्या है? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, शॉर्ट में आप हेनरी डेरोजियो कहते हैं, डेरोजियो। जैसा कि आप देख सकते हैं 1801 में पैदा हुए और 31 में निकल लिए। इसका मतलब लगभग 22 साल, यानी बहुत कम उम्र में। Was the son of an Indo-Portuguese father। इंडो पोर्टुगीज़ का मतलब इनके पिता भी जो थे वो इंडियन और पोर्टुगल मदर फादर से थे, तो ही वॉज इंडो पोर्टुगीज़। और जो इनकी माँ थी शी वॉज इंग्लिश, ठीक है। एन इंग्लिश मदर, माँ इनकी इंग्लिश थी, पिताजी इंडो पोर्टुगीज़ थे। तो ऐसे में ऐसे पेरेंट्स के घर जन्म हुआ हेनरी डेरोजियो का। देखिए, नाम से भी आपको लग रहा होगा और उनके पेरेंट्स के बारे में जान करके भी लग रहा होगा कि ये तो इंडियन नहीं लग रहे हैं। लेकिन जो इंडियननेस आपको मिलेगी इनकी पोइट्री में, जो पैट्रियोटिज़म आपको मिलेगा इनकी पोइट्री में, शुरुआत के पोइट्स में, वो और किसी में नहीं है, ठीक है। अ प्रिकॉशियस चाइल्ड, ही हैड ऑलरेडी टेकन टू राइटिंग इन हिज टीन्स, यानी 13-14 के लगभग ही शुरुआत हो चुकी थी इनकी राइटिंग की। After completing his school education, he worked for some time as a clerk in Calcutta and on an indigo plantation at भागलपुर। भागलपुर कहाँ है? बिहार में। इंडिगो प्लांटेशन समझते हैं, जो नील की खेती हुआ करती थी अंग्रेज़ों के समय, पढ़ा होगा इंडिगो मूवमेंट। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद एज क्लर्क वर्क किया कलकत्ता में, और जो कि आज कोलकाता है, उस समय कलकत्ता था। फिर भागलपुर में भी काम किया इंडिगो प्लांटेशन में, एंड ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड एट जर्नलिज्म बिफोर ज्वाइनिंग द हिंदू कॉलेज कलकत्ता एज अ लेक्चरर। देखिए, वैसे काम की चीज़ों को मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर आपको लगे कि है इम्पॉर्टेंट, तो उसे उस पर्टिकुलर पॉइंट्स या वर्ड्स को नोट बनाते चलें साथ में। तो जर्नलिज़म में भी कुछ समय तक रहे, जर्नलिज़म पत्रकारिता भी की इन्होंने। उसके बाद हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एज लेक्चरर ज्वाइन कर लिया। और यूथ को प्रभावित करना है तो राइटर या लेक्चरर से बेहतर जॉब क्या हो सकती है। हियर हिज फियरलेस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। देखिए, यहाँ पर आपको ये मेन कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं जो कि
डेरोजियो की पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. Here his fearless spirit of inquiry, his passion for ideas, his reformistic idealism and his romantic enthusiasm fired the imagination of many a student. देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, सो इसको भी याद रखें. क्या है? fearless spirit of inquiry, मतलब चीज़ों के बारे में जानना, बिना डरे क्वेश्चन करना. पैशन फॉर आइडियाज़, नए नए विचार को लेकर के उनकी पॉजिटिव सनक. रिफॉर्मिस्टिक आइडियलिज़म, सुधार के लिए जो एक आइडियलिज़म की बात करना. और रोमांटिक इंथुसियाज्म. अगेन मैं बता दूं, रोमांटिक का मतलब केवल रोमांस वाला रोमांटिक मत समझिएगा. रोमांस जो इन जनरल सेंस हम इन जनरल कन्वर्सेशन जो हम समझते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ. रोमांटिक का मतलब यहाँ पर है थोड़ा अलग हट करके, लीक छोड़ करके चलना, उसको लेकर के कुछ नया करने के लिए जो एक इंथुसियाज्म होता है. दैट वाज देयर फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ मेनी अ स्टूडेंट. तो उनकी जो पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें थी, इससे बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी प्रभावित हुए थे उस समय. कब की बात हो रही है? 1801 से 31 के बीच में. यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया से पहले की स्थिति के बारे में. हिस्ट्री से कनेक्ट करके ज़रूर चीज़ों को पढ़ा करिए. एक सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब आप रखिएगा तो चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझने में हेल्प मिलेगी. अंडर हिज लीडरशिप a debating club, the academic association and a magazine, the Parthenon, were started to discuss all subjects under the sun. क्या बात है. तो एक डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की गई इनके लीडरशिप में, नाम था द एकेडमिक एसोसिएशन. और एक मैगज़ीन भी शुरू हुई, द पार्थेनन. और इसका क्या मतलब था? करा ना कि डिस्कस ऑल सब्जेक्ट्स अंडर द सन, यानी जितनी चीज़ें हैं जिसको प्रकाश में लाया जा सकता है उन चीज़ों पर डिस्कशन होता था, डिबेट्स होते थे. इंक्लूडिंग हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द राइट्स ऑफ वुमेन एंड पॉलिटिकल इश्यूज़. उस समय के जो कंसर्न हुआ करते थे, हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी डिबेट होती थी, औरतों के अधिकार के बारे में, और कई तरह के पॉलिटिकल इश्यूज़. देखिए अभी भी ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए या ज़रूरत नहीं रह गई है. अभी भी चीज़ें हैं अलग फॉर्म में, दे आर प्रिवेलिंग येट. Orthodox Hindu society in Calcutta was seriously alarmed at these activities which wild rumor painted in the darkest colors. तो जो रूढ़िवादी समाज था कलकत्ता का उस समय इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हो गया और फिर तरह तरह की बातें कही जाने लगी. इसमें कई तरह के र्यूमर उड़े और कई तरह की बातें बनाई जाने लगी. For instance, Derozio and his pupils were accused of cutting their way through ham and beef and wading to liberation through tumblers of beer. ये भी कहा गया कि ये लोग जो है बीफ खाए स्टूडेंट्स और बियर पिया इन्होंने. इस तरह की बातें कही गई उनके बारे में. जैसे आजकल जो है सो कॉल्ड मॉडर्निस्ट कह लीजिए या सो कॉल्ड पीपल ऑफ इवोल्यूशन कह लीजिए, जो अपनी थिंकिंग को प्रूफ करने के लिए बड़े खुशी से बीफ और पोर्क खाया करते हैं. देखिए बात यह है कि अगर आप इन चीज़ों को केवल फूड के रूप में लेंगे तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा. लेकिन आपको पता है कि ये फूड ऐसे हैं जिनका सीधे सीधे रिलीजियस कंसर्न है. अब उसमें क्या होता है, हम लोग दिमाग लगाते हैं. कहा जाता है ना रिलीजन के बारे में कि वहाँ पर फेथ ज़्यादा काम करता है, वहाँ लॉजिक काम नहीं करता.
जहाँ फेथ की बात होती है वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम जाने अनजाने चाहे अनचाहे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। अगर आपका कंसर्न ले करके आपकी माँ आपके बारे में मान लीजिए चिंतित हैं, उनको किसी ने कह दिया कि कुछ खतरा है आपके साथ, तो महामृत्युंजय जाप कराया जाए। तो आप जानते हैं कि इन चीज़ों से अगर लॉजिकल आप सोचते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आपको लगता है अगर लॉजिकली कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुझे ख़तरा है तो पूजा पाठ कर देने से चीज़ें सही नहीं हो जाने वाली, जो होना रहेगा वो तो होगा ही। लेकिन फिर भी आप कद्र करते हैं माँ के भावना की, और जो पूजा पाठ वो कराती हैं, महामृत्युंजय जाप कराती हैं, आप उसका हिस्सा बनते हैं, तमाम तरह के पाठ कराती हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर भावना की कद्र करना हो गया। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने समझदार हैं, हमको सब पता है, गलत है, हम इसका विरोध करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि हम उनकी भावना की कद्र करते हैं। तो जहाँ भावना की कद्र करने की बात होती है, कभी कभी हम न चाहते हुए भी उस चीज़ को होने देते हैं। यही समय के साथ एक बड़ी रूढ़िवादिता भी बन जाती है। खैर, तो डेरोजियो और उनके स्टूडेंट्स पर यह आरोप लगा कि उन लोगों ने जो है बीफ खाई, बियर पिया, अपनी मॉडर्निटी जस्टिफाई करने में। इस तरह के र्यूमर उड़े। इट वॉज ऑल्सो said that you bow down before the goddess Kali, greeted the image with a good morning madam। देखिए, ये अति है। अगर ऐसा हुआ हो तो कोई भी वेल कल्चर्ड या अपने कल्चर को मानने वाला इंसान इस चीज़ की तस्दीक जब करेगा तो उसको गुस्सा आएगा। ये भी र्यूमर उड़ा। अब र्यूमर इसलिए कि आप कंफर्म नहीं कह सकते कि ये बातें कितनी सही थी। ये भी एक एग्जाम्पल है कि कुछ हिंदू बॉयज़ को जब कहा गया प्रेयर करने के लिए, तो उन लोगों ने और जब माँ काली के सामने जा कर के उन्हें झुक करके प्रणाम करने के लिए कहा गया या उनके सामने जा कर के नमन करने के लिए कहा गया, तो इंग्लिश अंदाज में गुड मॉर्निंग मैडम बोला कुछ हिंदू बॉयज़ ने। देखिए कितना ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, कितना बड़ा कंसर्न है, रिलीजियस कंसर्न है इनका, फेथ को लेकर के या लॉजिक को लेकर के। ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें जिसके बारे में र्यूमर हो या कही जाती हों, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी रही होगी और उसके बारे में कितने तरह की बातें की जाती रही होंगी और कितने लोग चिढ़ते रहे होंगे। The mounting pressure of hostile public opinion finally compelled the college authorities to dismiss Derozio from service in 1831 on the charge of corrupting the minds of youth। जिस तरह से पब्लिक पगलाई, अंत में स्थिति ये हुई कि डेरोजियो को निकालना पड़ा कॉलेज से। अथॉरिटीज़ ने निकाल दिया, ये कह करके कि आप यूथ के माइंड्स को करप्ट कर रहे हैं। अनडाउटेड ही स्टार्टेड अ डेली। देखिए भाई, जो प्रतिभावान रहेगा वो तो कुछ न कुछ तो करेगा, या जिसके भीतर एक फायर होगी, एक आग होगी, वो कुछ न कुछ तो करेगा। ही स्टार्टेड अ डेली द ईस्ट इंडियन but suddenly died of cholera 6 months later। ईस्ट इंडियन नाम का डेली शुरू किया इन्होंने, डेली न्यूज़पेपर कह सकते हैं आप, और उसके 6 महीने बाद ही कॉलरा, हैज़ा। एक समय कॉलरा जो है बहुत ख़तरनाक पैंडेमिक की तरह हुआ करता था, गांव के गांव ख़त्म हो जाते थे। In his all too brief poetic career,
lasting hardly half a dozen years. Derozio published 2 volumes of poetry. 2 वॉल्यूम हैं इनकी पोइट्री की. एक है पोएम्स जो 1827 में आई पब्लिश हुई. दूसरी है द फ़कीर ऑफ ज़ंगीरा अ मेट्रिकल टेल एंड अदर पोएम्स 1828 में. बस ये 2 वॉल्यूम आपको याद रखने हैं डेरोजियो के कॉन्टेक्स्ट में. पोएम्स जो कि 1827 में और द फ़कीर ऑफ ज़ंगीरा अ मेट्रिकल टेल एंड अदर पोएम्स 1828 में. The shorter poems show a strong influence of British romantic poets in theme. इनकी जो छोटी कविताएं हैं उसमें आपको ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स का जो है इम्पैक्ट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल सोनेट टू द मून, द गोल्डन वेस, सोनेट डेथ, माई बेस्ट फ्रेंड. तो ये जो है जैसे सोनेट टू द मून आप देख रहे हैं, मून से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हुआ करता था एस टी कॉलरिज का. द गोल्डन वेस, सोनेट डेथ, माई बेस्ट फ्रेंड. डेथ को लेकर के चीज़ों का जो कंसर्न था, जैसे आप रोमांटिक राइटर में चार्ल्स लैम्ब को आप याद कर सकते हैं, कैसे वो पैथोस डिस्कस किया करते थे. सेंटिमेंट, इमेजरी एंड डिक्शन विद सम ट्रेसेस ऑफ न्यू क्लासिसिज्म. तो देखिए कैसे एक वेल एमलगमेशन आपको मिलेगा डेरोजियो की पोइट्री में. कुछ हद तक आप देख रहे हैं कि रोमांटिक पोइट्स की थीम भी है उनकी पोइट्री में, और न्यू क्लासिसिज्म यानी जब हम बात करेंगे जैसे पोप और ड्राइडन जैसे पोइट्स की, उनका असर कैसे मिलेगा आपको. फॉर एग्ज़ाम्पल द हार्ट वेयर होप इटर्नल स्प्रिंग्स विद इट्स ऑब्वियस इको ऑफ पोप. देखिए है ना, मतलब इन लाइंस को पढ़ करके क्या लिखा है, द हार्ट वेयर होप इटर्नल स्प्रिंग्स. अगर गाने के लैंग्वेज में कहें तो दिल है कि मानता नहीं. तो यहाँ आपको पोप का इन्फ्लुएंस दिखेगा. ही सैटिरिकल वर्ड्स, सैटिरिकल आप जानते हैं सटायर यूज़ किया जाता है फॉर रेमेडी ऑफ द कंसर्न, फॉर रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम इन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. सो हिज सैटिरिकल वर्स जिसका नाम है डॉन जुआनिक्स and the long narrative poems The Fakir of Zangira clearly indicate his special affinity with Byron. देखिए हम यहाँ पर किस तरह से डेरोजियो की पर्सनालिटी को कनेक्ट कर रहे हैं पोप की पर्सनालिटी से, पोप के इम्पैक्ट से. रोमांटिक पोइट्स में बायरन हैं, कॉलरिज हैं, उनके इम्पैक्ट से. Byron, you know, Lord Gordon Byron. Lord Byron, yes, that was his name. In sharp contrast to the wilting sentimentality of his romantic lyrics, Derosio's satirical verses give evidence of energy and vigor as in the lines. कैसे आपको उनकी पोएट्री में एक विगरनेस, एक एनर्जी मिलेगी. यहाँ पर कोट किया गया है, दैट स्पॉन्जिंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेस फॉर ऑल हु हैव नो मनी इन देयर पर्सेस. मतलब कैसे पास में पैसा न भी हो तो भी जो एक एंथुसियाज्म का अगर लेवल है तो आप उससे अपना बेस्ट कर सकते हैं, उसको रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. द फ़कीर ऑफ ज़ंगीरा इज़ एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट नरेटिव ऑफ द ट्रैजिक लाइफ ऑफ नलिनी. फ़कीर ऑफ ज़ंगीरा एक नरेटिव है. नरेटिव का मतलब आपको इसमें एक कहानी मिलेगी. किसकी कहानी है? नलिनी की कहानी है. नलिनी कौन है? उसकी ट्रैजिक लाइफ की कहानी है. अ हाई कास्ट हिंदू विडो. यहाँ सो कॉल्ड लिखना चाहिए लेकिन ठीक है.
एक हिंदू विडो के बारे में जो कि हाई कास्ट से बिलोंग करती है। रेस्क्यूड फ्रॉम द फ्यूनरल पायर बाय अ यंग रॉबर चीफ हुज लव शी रिटर्न्स। क्या बात है। द फ़कीर ऑफ जंगीरा, इसमें उस एक विधवा की कहानी है जो हाई कास्ट से बिलोंग करती है। पति के मरने के बाद उसके पायर पर, फ्यूनरल पायर पर उसको रखा जा रहा था सती होने के लिए। वहाँ आकर के जो है एक रॉबर चीफ, डकैतों का सरदार आकर के बचाता है उसको। एंड द वे ही सेव्स हर, द वे ही लव्स हर, शी रिटर्न्स दैट लव। हर रिलेटिव्स हाउएवर आर डिटरमाइंड टू रिक्लेम हर। देखिए कितनी बड़ी आयरनी है, और ये एक समय की सच्चाई थी हिंदुस्तान की। Her relatives, however, are determined to reclaim her. In the ensuing battle, the lover is killed and is finally united in death with the heartbroken Nalini. और ये है tragedy. It reminds me of Duchess of Malfi by the famous dramatist before Shakespeare, after Shakespeare. होता ये है कि उसके रिलेटिव्स उसको रिक्लेम करना चाहते हैं, कि उसको वापस पाना चाहते हैं, कि इसलिए उसको जला करके मारने के लिए। और फिर लड़ाई होती है और अंत में वो रॉबर मारा जाता है। अच्छा देखिए कैसे हमारे सोशल कंसर्न, सो कॉल्ड सोशल कंसर्न, हमारी ज़िद हमें एक रॉबर से भी लड़ा देती है, जिससे हम नॉर्मल सिचुएशन में कन्फ्रंट करने से डरते हैं, कतराते हैं, घबराते हैं। लेकिन जहाँ बात ऑर्थोडॉक्सिकल अप्रोच को आगे बढ़ाने की होती है, उसकी ज़िद की होती है, वहाँ रॉबर से भी लड़ जा रहे हैं और लड़ करके उसको ख़त्म भी कर दिया। और फिर क्या हुआ, तब नलिनी को लगा कि भाई अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड अल्टीमेटली शी ऑल्सो डाइज। तो नलिनी और उसके प्रेमी की कहानी है द फ़कीर ऑफ जंगीरा में, अ ट्रैजिक टेल। In this fast moving tale, Derozio skillfully employs different meters to suit the changing tone. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोन की बात हम जब करते हैं, मीटर की बात करते हैं, मीटर बार बार चेंज जो होता है पोएट्री में, वो दिखाने के लिए कि कैसे टोन और टेम्पर चेंज हो रहा है नैरेटिव का, उसके हिसाब से मीटर भी चेंज होता है। या यूँ कह लीजिए कि मीटर के चेंज के हिसाब से आप उस टोन के टेम्पर को समझ सकते हैं। ये मिलेगा आपको डेरोजियो के पोएट्री में। ही यूजेस द आयम्बिक 4 फुट कपलेट। 4 फुट क्यों लिखे हैं साहब, 4 फीट लिखना चाहिए। ही यूजेस द आयम्बिक, आयम्बिक आप समझते हैं, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। ही यूजेस द आयम्बिक 4 फुट, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 4 फुट का मतलब यानी स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड मिला करके 1 फुट होता है। ठीक है, 2 सिलेबल से 1 फुट होते हैं। आयम्बिक 4 फुट कपलेट, तो 4 फुट है यानी 4 दूनी 8, यानी 8 जो हैं उसमें आपको सिलेबल्स मिलेंगे लाइंस में, और आयम्बिक मिलेंगे यानी पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड मिलेगा, और कपलेट मिलेगा। कपलेट का मतलब जैसे हम लोग दोहा पढ़ते हैं हिंदी में, जो लास्ट का वर्ड जो है राइम करता है 2 लाइन का। कपलेट फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड नरेशन बट एडॉप्ट्स अ स्लोअर लाइन फॉर द डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नरेशन यानी सीधे सीधे जहाँ पर बात कर देनी है, कहानी कह देनी है, वहाँ के लिए एम्बिक 4 फुट कपलेट यूज़ कर रहे हैं। और बाद में स्लोअर लाइन, एडॉप्ट्स अ स्लोअर लाइन फॉर द डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस, जहाँ चीज़ों को डिस्क्राइब ज़्यादा करना है वहाँ पर स्लोअर पैसेजेस मिलेंगे आपको। एंड द एनापेस्टिक मीटर फॉर द स्पिरिटेड अकाउंट ऑफ द बैटल। और फिर एनापेस्ट का यूज़ कर रहे हैं कहाँ पर, जहाँ बैटल के बारे में, बैटल की स्पिरिट, जहाँ वीर रस की बातें करनी है। While the choruses of the chanting priests and the women round Nalini's funeral pyre are in trochaic and dactylic measures, और जहाँ प्रिस्ट चैंट कर रहे हैं या फ्यूनरल पायर में नलिनी को रख करके उसके चारों तरफ लोगों ने घेरा हुआ है,
वहाँ की जब बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रॉकी का यूज़ कर रहे हैं, ट्रॉकेइक एंड डैक्टाइलिक मेजर्स। अब देखिए भाई, ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको मीटर, रिदम सब समझना होगा, जिसमें अलग अलग आपको ट्रॉकी क्या है, डैक्टाइल क्या है, आयम्बिक क्या है, एनापेस्ट क्या है। कभी फुर्सत मिले तो उस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। फ़िलहाल आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग मीटर का यूज़ कर रहे हैं डेरोजियो अपनी एक पोइट्री में। दैट शोज़ हाउ स्किलफुल ही वॉज। और याद रखिए, 22 की उम्र में ही ये इंसान चला गया था धरती से। इसका मतलब कम उम्र में काफ़ी टैलेंटेड इंसान, काफ़ी स्किल्ड इंसान। A noteworthy feature of Derozio's poetry is in its burning nationalistic zeal. That's very important. जो एक ज़ील, जो एक उत्साह नेशनलिज्म को लेकर के था, बर्निंग nationalistic zeal that we find in his poetry, somewhat surprising in a Eurasian at a time. यूरेशियन का मतलब ऐसा इंसान जो यूरोप और एशिया दोनों जगह से बिलोंग करता हो, क्योंकि आप इनके पेरेंट्स के बारे में जान ही चुके हैं। तो ऐसा जो एक नेशनलिस्टिक ज़ील है इनकी पर्सनालिटी में, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ और काफ़ी सरप्राइजिंग भी है। और उस समय जब देश ग़ुलाम था अंग्रेज़ों का, तो ऐसे समय कोई एक ऐसा इंसान पैदा हो रहा है जो यूरेशियन बैकग्राउंड का है और उसके अंदर ऐसी ज़ील है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। When the average representative of his class was prone to repudiate his Indian blood and identify himself with the white man for eminently practical reasons. उस समय अगर इस तरह का कोई इंसान हुआ करता था तो वो अपने इंडियन बैकग्राउंड को बिल्कुल भूल करके जो है वो वाइट मैन से अपनी एफिनिटी शो करता था, और क्योंकि उससे उसके कुछ प्रैक्टिकल फ़ायदे थे, उनको ज़्यादा वैल्यूज़ मिलती थी। तो ऐसा नहीं किया डेरोजियो ने, तो ये एक बड़ी बात है। पोएम्स लाइक टू इंडिया माई नेटिव लैंड, द हार्प ऑफ इंडिया एंड टू द pupils of Hindu College have an unmistakable authenticity of patriotic utterance which stamps Derozio as an Indian English poet who is truly a son of the soil. काफ़ी ठीक ठाक फ्रेज़ है, true son of the soil, truly a son of the soil। जो ये कुछ पोएम्स हैं, ये उनके पैट्रियाटिक अटरेंस को क्लियरली शो करते हैं और दिखाते हैं कि कितना जुड़ाव था उनका इंडिया से। डेरोजियो इज़ ऑल्सो अ पायनियर इन द यूज़ ऑफ इंडियन मिथ एंड लेजेंड। क्या बात है, इंडियन मिथ का यूज़ करना, इंडियन लेजेंड का यूज़ करना अपनी राइटिंग में, इसमें भी वो पहले स्थान पर या शुरुआती लोगों में से कंसिडर किए जाते हैं। डेरोजियो इज़ ऑल्सो पायनियर इन द यूज़ ऑफ इंडियन मिथ and legend, imagery and diction, though he also employs allusions to Western classical myths with equal competence। क्या बात है, इसका मतलब वेल रिड थे। एल्यूज़न आप समझते हैं, जो अलग अलग रेफरेंसेस होते हैं अलग अलग टेक्स्ट के, अलग अलग मिथ के, तो जितना वो हिंदुस्तान के मिथ और लेजेंड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से वो वेस्टर्न मिथ को का भी यूज़ करते थे अपनी राइटिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाईएस्ट हिमालय पोएट्री है, गंगाज रॉल सॉन्ग ऑफ द इंडियन गर्ल, चंद्राज बीम्स द इक्लिप्स, स्वीट सितार सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिंस्ट्रल। ये सब कुछ उनके इन तरह की राइटिंग्स का जो है उदाहरण है। अनलाइक सरोजनी नायडू, डेरोजियो इज एबल टू स्ट्राइक द सिंगिंग नोट ओनली ऑकेजनली। देखिए, ये भी एक तरीका होता है डिस्क्राइब करने का। आप एक पोइट को दूसरे से कंपेयर करके भी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरोजनी नायडू की राइटिंग में भी आपको उस तरह की म्यूज़िक मिलेगी, ऐसा डेरोजियो में नहीं है, बहुत ऑकेजनली मिलेगा आपको। एंड हिज मोस्ट सक्सेसफुल पोएम्स आर द सॉनेट्स इन विच द इम्परेटिव्स ऑफ द फॉर्म सेव ऑथेंटिक इमोशन फ्रॉम स्लिपिंग ईजिली इनटू सॉफ्ट सेंटिमेंटलिटी। तो जो उनकी ज़्यादा सक्सेसफुल पोएम्स है, उसमें आप मेंटालिटी का एक पूरा बहाव नहीं देखेंगे, एक सेंटिमेंटालिटी का पूरा बहाव नहीं देखेंगे। मतलब ठीक ठाक जो बात पूरे इम्परेटिव सेंस में कही जा रही है, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंस में कही जा रही है, वो पोएम उनकी ज़्यादा ठीक हैं।
It is obviously impossible to accept today E.F. Auten's over-generous assessment of Desrosiers as the national bard of modern India. क्या कह रहा है? It is obviously impossible to accept today E.F. Austen over-generous assessment. डेरोजियो के बारे में जो E.F. Austen ने एक बात कही, M.K. नायक का कहना है वो इस बात की तस्दीक नहीं करते, वो नहीं मानते ये बात, एज द नेशनल बार्ड ऑफ मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया के नेशनल बार्ड पुराना वर्ड है, पोइट के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये वो नहीं मानते कि एक मॉडर्न इंडिया के नेशनल पोइट के रूप में उनको कंसिडर किया जाए, लेकिन फिर भी अ पोइट ऑफ स्लेंडर एक्चुअल अचीवमेंट, डेरोजियो अ लैम्प टू अर्ली क्वेंच्ड, रिमेन्स अ राइटर ऑफ सैडली अनफुलफिल्ड प्रॉमिस. लेकिन हाँ, ये है कि इस तरह से, इस ढंग से याद किया जा सकता है उनको. M.K. नायक का कहना है. आप इससे इत्तेफाक रखें न रखें ये आपके ऊपर है. आपने उनके बारे में जाना, उनकी पर्सनालिटी के बारे में जाना, उनकी राइटिंग के बारे में जाना. इट्स अपॉन यू कि आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं डेरोजियो को, किस प्लेस पर आप रखना चाहते हैं. तो ये है कि एक्चुअल अचीवमेंट वाले पोइट आपको ये दिखेंगे. एंड दिस फ्रेज़ इज़ वेरी फेमस, और इसको आप यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में. ठीक है, डेरोजियो के बारे में जब आप लिखेंगे तो ये फ्रेज़ ज़रूर यूज़ करेंगे. अ लैम्प टू अर्ली क्वेंच्ड, यानी ऐसा दीपक, ऐसा लैम्प जो समय से पहले बुझ गया. द वे ही डाइड एट द एज ऑफ 22. रिमेन्स अ राइटर ऑफ सैडली अनफुलफिल्ड प्रॉमिस. तो ये बात रही हेनरी डेरोजियो के बारे में. आई होप कि एक ठीक ठाक बैकग्राउंड बन गया होगा आपके दिमाग में. जो भी इसमें से नोट्स बनाने की चीज़ें उसको बना लीजिए. एक दो लाइन, एक दो फ्रेजेस कोट करने के लिए एग्ज़ाम में आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, M.K. नायक ने ऐसा कहा है. ठीक है, और जहाँ डेरोजियो को कोट करना है, उनकी कुछ लाइन अगर अच्छी लग रही हैं तो उसको निकाल लीजिए. ठीक है, अगले वीडियो में हम तुरुदत्त की बात करेंगे. ओके.